चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी क्लास की। ध्यान से समझना, अभी तक की हमने क्लासेस में स्पेस सेगमेंट वाला हिस्सा हमने खत्म किया था, जिसके अंतर्गत हमने सैटेलाइट्स, कंपोनेंट्स ऑफ सैटेलाइट्स एंड टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स खत्म किया, है ना। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू अर्थ सेगमेंट, है ना। अर्थ सेगमेंट की बात करते हैं। देखो, जो बच्चे नहीं थे उनको थोड़ी सी कनेक्टिविटी देने के लिए आज हम थोड़ी सा एक रिकैप देखते हैं। अब तक आपने देखा, क्या देखा? देखो, ये अर्थ, ठीक है। अर्थ में जब भी अपन बात करते हैं, अर्थ पर एक स्टेशन होता है, ठीक, जिस स्टेशन से हम कमांड्स या डेटा भेजते हैं, है ना, जिसको अपन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के नाम से हम इसे जानते हैं। यहां पर मौजूद ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट उसको रिसीव करती है, ठीक, और कई बार इसी को ये डेटा वापस भी करती है। मतलब अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ये क्या प्रोवाइड करती है? अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ये क्या देगी? अरे बोलो, हाँ, ये डेटा और इंफॉर्मेशन भेजेगी, ठीक। इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि यहां से भेजे गए डेटा को ये क्या करती है? ब्रॉडकास्ट करती है। ये क्या करेगी? ब्रॉडकास्ट करेगी, ठीक। तो ऐसे समय पर जब ये ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करती है तो कई सारे अदर यूजर्स जो हैं वो उसको डायरेक्ट यूटिलाइज करते हैं, जैसे जो हमारे मोबाइल फोन्स में अपन यूटिलाइज करते हैं, हाँ या ना। जैसे कि अपन टेलीविजन में लाइव कास्ट अपन देखते हैं, ठीक, तो ये टेलीविजन हो गया। वहीं कई बार अपन कार वगैरह में एफएम या रेडियोस वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं या नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, हाँ या ना, तो ये भी ब्रॉडकास्ट है कि नहीं, ठीक। तो दो सेगमेंट मैंने तुमको अर्थ के तो बता दिए। एक क्या बताया? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, और दूसरा क्या बताया? एंड यूजर सेटअप। तो ये दो पार्ट बताए। तीसरा एक और हिस्सा होता है दैट इज लॉन्चिंग पैड। पहला क्या बताया मैंने? देखो, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो क्या होगा? लॉन्च होगा, है ना। सबसे पहले क्या होगा? लॉन्च। तो जितने भी लॉन्चिंग पैड्स होते हैं वो सब लॉन्चिंग पैड वाला हिस्सा, और उसके साथ साथ जब वो जा रहा है, जब वो क्या कर रहा है? प्रोपोगेशन हो रहा है, जब वो अभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में है, जब वो प्रोजेक्टाइल कर रहा है, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड वहां पर एक सेंटर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? लॉन्चिंग सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्चिंग सेंटर, है ना, ठीक, जिसको अपन बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्चिंग सेंटर। ये कंप्लीट नाम है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे यहाँ भी लॉन्चिंग सेंटर्स हैं, हाँ या ना। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर क्या है? नहीं, वो क्या है? वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। वो क्या है? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ध्यान रखना, है ना। चलो, अब मैं यदि अभी मैं तुमको सब बता दूंगा किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या नाम है, तो ये सब मैं बताऊंगा। पहला तो समझ में आया? पहला क्या हुआ? लॉन्चिंग सेंटर होगा, जो जहां से लॉन्चिंग होगी। दूसरा होता है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जब अब वो स्थापित हो गई है अपनी ऑर्बिट पे, ऑर्बिट करने लग गई है, तब ऐसे समय पर उसको डायरेक्शंस देना, उससे डेटा गैदर करना या उसको डेटा भेजना, ये किसका काम होता है? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का काम होता है, ठीक। तीसरी चीज आती है डेटा इंटरप्रिटेशन सेंटर। डेटा इंटरप्रिटेशन सेंटर। अब जो डेटा इस सैटेलाइट ने इस सेगमेंट को भेजा, कौन से? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भेजा। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक सेगमेंट को भेज देता है, एक दूसरे हिस्से को भेजता है, जिसको अपन क्या किस नाम से जानते हैं? डेटा इंटरप्रिटेशन सेंटर के नाम से जानते हैं, या डेटा सेंटर भी आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन सेंटर या फिर डेटा सेंटर। अब ये डेटा सेंटर आए हुए प्राप्त हुए डेटा को क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा, उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। भाई ये तो रॉ डेटा आया, जितनी इमेजेस खींची वो सब की सब क्या हो गई? आ गई। परंतु हमको क्या चाहिए? स्पेशल परसेप्शन चाहिए। जब अपन जीपीएस जीआईएस, वो ज्योग्राफी का पार्ट देखा तुमने, पेपर नंबर 1 पार्ट बी यूनिट 5, तुमने सिलेबस ही याद नहीं किया अभी तक में। सिलेबस याद हो जाना चाहिए, ध्यान रखना। पेपर नंबर 1
जो है उसका पार्ट बी दैट इज जियोग्राफी, और जियोग्राफी की यूनिट नंबर 5 जिसमें जियोग्राफी से संबंधित जितने भी जो आपके टेक्नोलॉजीज हैं, है ना, जिसके अंतर्गत रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीआईएस, जब मैं वो वाली यूनिट तुम्हें मेंस में पढ़ाऊंगा तब तुमको ये सारी चीजें वहां पर बताऊंगा। ठीक, स्पेशल परसेप्शन होता है, थर्मल परसेप्शन होता है, वाटर बॉडीज से संबंधित कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि कितनी वाटर बॉडीज हैं, कितना फॉरेस्ट कंजर्व्स हैं, फॉसिल किस किस जगह पर है, माइनिंग के लिए जो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स होती हैं वो मेट्रोलॉजी माइनिंग डिपॉजिट्स बताती हैं कि यहाँ पर आयरन ओर का डिपॉजिट है, यहाँ पर पर्टिकुलर ये एलिमेंट जो है वो पाया जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं उस डेटा को इंटरप्रेट करता है और फिर उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को, यहां ना बोल करके डेटा ना बोल करके क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसने क्या गैदर कर लिया, इंफॉर्मेशन। डेटा इसने लिया, डेटा से क्या मिल गई, इंफॉर्मेशन। तो बिकॉज प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। पढ़े थे अपन आईसीटी में, याद करो, है ना, कि जब भी डेटा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन मिला, डेटा आ गया, डेटा से हमने जब उस पर प्रोसेसिंग करी तो उससे हमको क्या मिल गया, इंफॉर्मेशन। अब हम उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। पूरी बात समझ में आई? अब रूरल प्लानिंग हो, अर्बन प्लानिंग हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट हो, वाटर रिजर्वायर्स हो, एनर्जी प्रोडक्शन हो, ठीक, ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, इसी जीआईएस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। हाँ या ना? पूरी कहानी समझ में आई? ठीक, तो अभी मैंने तुमको 3 पार्ट बताए। एक बताया मैंने तुमको लॉन्चिंग सेंटर, दूसरा बताया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तीसरा बताया, और लास्ट एक और सेगमेंट जो अपन देखते हैं दैट इज एंड यूजर सेटअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड यूजर सेटअप। डन? याद रहेगा? हाँ या ना? ठीक, अब इसके अंदर जैसे D2H वगैरह आ गया, FM जो रिसीवर्स हो गए वो आ गया, ठीक, जो नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं, जो आपके डिवाइसेस होते हैं जो अपन नेविगेशन के लिए यूटिलाइज करते हैं वो आ गए। ठीक, तो कुल मिलाकर के अर्थ सेगमेंट के कितने हिस्से? 4। टोटल कितने हिस्से? 4। पहला अपन ने क्या पढ़ा? लॉन्चिंग सेंटर। दूसरा क्या पढ़ा? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तीसरा और चौथा, सबके अपने अपने काम तुम्हें मोटे तौर पर समझ में आ गए। लॉन्चिंग सेंटर का काम किस वक्त होगा? प्रक्षेपण के दौरान, जब वो जा रहा होगा पृथ्वी से, जब अपन उसको लॉन्च कर रहे होंगे तब जितना काम है, पूरा कंट्रोल, पूरा कमांड, सब कुछ किस कब होता, कहाँ होता है? लॉन्चिंग सेंटर के ऊपर होता है। जब वो अपनी ऑर्बिट में स्टैब्लिश हो गया और एक पर्टिकुलर रेगुलर कर्व्ड एंड उस ट्राजेक्ट्री में जब मूव करने लग गया, रिपीटिंग ट्राजेक्ट्री में, तो हम पूरा हैंडल किसको दे देते हैं? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को। बात समझ में आ गई? फिर जितना भी डेटा भेजना, मंगवाना, उसको कमांड देना, टेलीमेट्री ऑपरेशंस, मॉनिटरिंग, ये सब कुछ कहाँ के जरिए होता है? कमांड एंड कंट्रोल के जरिए होता है। और वहां से गैदर डेटा, सैटेलाइट से आया हुआ जो रॉ मटेरियल है वो किसको दे दिया जाता है? डेटा इंटरप्रिटेशन सेंटर्स को दे दिया जाता है, और ये क्या करते हैं? उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो उस इंफॉर्मेशन को या तो यूजर तक पहुंचाया जाता है या फिर ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट में यूटिलाइज होता है। ठीक, कई बार यहां से भेजा गया डेटा कहां? सैटेलाइट पर डायरेक्टली किसको भेज दिया जाता है? एंड यूजर्स को। वो लाइव कास्ट, याद है मैंने तुमको एग्जांपल दिया था, लाइव क्रिकेट चल रहा है, सीधे डेटा कहां आया? रिकॉर्डिंग हुई, मतलब कैमरे के जरिए कैप्चर हुआ, सीधे कहां पहुंचा? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इसके बाद कहां चला गया? सैटेलाइट, और सैटेलाइट ने उसको कहां भेज दिया? यूजर, एंड यूजर सेटअप्स की तरफ भेज दिया। समझ गए पूरी बात? ठीक, तो इस तरीके से क्या चलता है? पूरा सिस्टम चलता है। तो अर्थ सेगमेंट के टोटल कितने हिस्से? 4। फटाफट लिखना शुरू करें, फटाफट लिखो। लिखो अर्थ सेगमेंट। अर्थ सेगमेंट पहले लिखो लॉन्चिंग सेंटर्स, पहले लिखो लॉन्चिंग सेंटर्स। लॉन्चिंग सेंटर्स, अब देखो इस लॉन्चिंग सेंटर के अंदर ना बहुत सारी चीजें आती हैं। अभी तक तो तुमने जाना क्या? सिर्फ और सिर्फ लॉन्च वाली बात। भैया लॉन्च से पहले भी तो काम था। क्या काम था?
वेरी गुड, शाबाशी। वो 4 अपन शब्द पढ़ते थे, 4 कीवर्ड थे, क्या क्या था? उससे पहले अपन 4 चीजें, ये कीवर्ड्स पकड़ते थे, हर बार अपन ने पढ़ा था। जब भी हमने ये देखे थे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े थे, तो हमने 4 कीवर्ड तुमको पकड़ाए थे, याद करो। सबसे पहले क्या थी? मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग। सबसे पहले डिजाइनिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर असेंबलिंग और लास्ट में टेस्टिंग। टेस्टिंग या फिर एप्लीकेशन, है ना। तो ये 4 कीवर्ड्स दिए थे। पहला क्या? डिजाइन। अब फिर दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा असेंबलिंग और चौथा, समझ गए मेरी बात? ठीक। तो ये 4 टास्क हैं जो हर एक बार किए जाएंगे। जैसे सैटेलाइट बनानी है तो उसकी डिजाइन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग और फिर टेस्टिंग। लॉन्च व्हीकल बनाना है तो डिजाइन, मैन्युफैक्चर, असेंबल और फिर, और लॉन्च व्हीकल के अंदर इंजन है तो उसकी भी यही 4 स्टेप्स। इंजन में यूज होने वाला प्रोपेलेंट है तो भी यही सारी चीजें। समझ पाए पूरी बात? हाँ या ना? तो हर बार ये 4 कीवर्ड तो आएंगे ही आएंगे, समझ रहे हो? ठीक। तो ये सब किसके अंतर्गत? लॉन्चिंग सेंटर्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक। तो फंक्शंस लिखो, लॉन्चिंग सेंटर के फंक्शंस लिखो, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, assembling and testing of various components used in space technology, example satellite launch vehicles, सैटेलाइट कॉमा लगा करके लॉन्च व्हीकल्स लिखना था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक नहीं है, सैटेलाइट अलग है, लॉन्च व्हीकल अलग है। इसके बाद प्रोपेलेंट्स एक्सेट्रा। इट ऑल्सो प्लेज, अगली लाइन से लिखना, लाइन चेंज करके लिखो, इट ऑल्सो प्लेज an important role during launch by handling the telemetry operations, and monitoring। यहां से तुम्हारा ये 3 मार्कर क्वेश्चन भी बन करके तैयार। ठीक है, कि लॉन्च सेंटर क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। टेलीमेट्री ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग। ठीक, कोई डाउट? ये लॉन्चिंग सेंटर्स में समझ में आ गया? पूरी कहानी समझ में आई? ठीक, अगले बात करते हैं। नेक्स्ट लिखो सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम या फिर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर ऑब्लिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। किसी बुक में किसी राइटर ने उसको क्या नाम दिया है? सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम या सेंटर नाम दिया, और किसी राइटर ने उसको क्या बोल दिया है? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के नाम से दिया। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का काम बिल्कुल सेम। ठीक, लिखें। अगला इसके अंतर्गत लिखो फटाफट, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। लिखो आफ्टर पार्क ऑफ सैटेलाइट in its designated orbit, its complete operational handle is managed by these centers, which includes
which includes command and instructions, data gathering, as well as data transmission for broadcast. अच्छा, तुम मुझे बताओ इसका संबंध सैटेलाइट के कौन से वाले कंपोनेंट से होगा? पीछे देख करके बताओ, चलो फटाफट देख के बताओ, सैटेलाइट के कौन से कंपोनेंट से इसका लेना देना होगा? और देखो, ट्रांसपोंडर से क्या लेना देना? कंपोनेंट बताओ, सैटेलाइट के कौन से कंपोनेंट? टेलीमेट्री, कमांड एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, ठीक है। चलो अगले हिस्से की बात करते हैं। नेक्स्ट विल बी डेटा इंटरप्रिटेशन सेंटर या डेटा सेंटर। डेटा इंटरप्रिटेशन सेंटर, एक एक दो दो लाइन की जगह छोड़ा करो यार, तुम अभी भी सीख नहीं पाए। कितनी बार मैंने तुम लोगों को बोला है? चलो, डेटा इंटरप्रिटेशन सेंटर क्या करेगा? दिस सेंटर plays a crucial role to process data received from command and control center. ठीक, हाँ। जो AOC होता है ना, वो भी तो इसलिए होता है कि उसको वापस अगर कोई सैटेलाइट और वो अपनी AOC से भी उसका रिलेशन होगा, 100% AOC से भी होगा। वो टेलीमेट्री में आ गया ना, टेलीमेट्री से इसने कनेक्ट कर दिया उसको। ठीक, चलो अगले हिस्से की बात करते हैं। लास्ट विल बी एंड यूजर सेट। वेरी गुड, एंड यूजर सेट। ये क्या होंगे? दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स which utilizes the services related to satellite communication and remote sensing. Example, mobile phones, television broadcast, navigation system, etc. डन। इतनी बातें समझ में आ गई है ना? अब चलो, अब मैं तुमको इसरो की तरफ ले चलता हूँ। इसरो के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है,
क्या मैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप यहीं से इसरो की साइट से ही खोल देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, दिखने में अच्छा होगा। चलो देखो ध्यान से समझना, ये अपने को बनाना भी है ना। देखो ध्यान से सुनना, जब भी मैं तुमसे इसरो की बात करता हूं तो इसरो किससे डील करता है? इसरो है क्या? इसरो है क्या पहले तो यही बताओ, ठीक है। जो इंडिया के अंदर, इंडिया जो कंट्री है, इंडिया नेशन के अंदर जितने भी स्पेस टेक से संबंधित जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज हो, है ना, साइंटिफिक एक्टिविटीज हो, और उनका उन सर्विसेज को यूटिलाइज करना हो, मतलब स्पेस टेक से संबंधित सारे निर्णय लेना, पॉलिसीज बनाना और जितने भी काम है उसको एग्जीक्यूशन करना, वो सब किसका है? इसरो का काम होता है। परंतु इसरो के सीधे ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ भी नहीं, इसरो के ऊपर भी कुछ चीजें हैं। और ध्यान रखना, इसरो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये सब किसके, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये सब डायरेक्ट कौन मॉनिटर करता है? ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। कई बार बच्चे किस में टिक मार्क कराते हैं? चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस या स्पेस, तो वो गलत हो जाता आंसर। हमेशा ध्यान रखना, सबसे ऊपर जो एपेक्स बॉडी है, एपेक्स जो पर्सन होगा वो कौन देखता है? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं देखेगा, कौन देखेगा? सीधे प्राइम मिनिस्टर के हैंडल पर होता है। क्या क्या चीजें मैंने तुमको बताई? वैसे अभी जो मेनली जो अपने सेक्शन की बात है दैट इज स्पेस और न्यूक्लियर साइंस, ये पूरा सीधे कौन देखता है? प्राइम मिनिस्टर। सारी डिसीजन मेकिंग प्राइम मिनिस्टर के अंदर होती है। अच्छा मुझे बताओ, मिलिट्री ऑपरेशंस की सारी हैंडल किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में। वैसे ही यहाँ पर इन दोनों की ऑपरेशंस प्राइम मिनिस्टर मेन जो मालिक होता है, जब तक इनके साथ नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? प्राइम मिनिस्टर के पास उनके ठीक नीचे एक क्या होती है? स्पेस कमीशन होती है। ये कमीशन क्या किस में मदद करती है? उनको डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में हेल्पफुल होती है। ठीक, ये क्या करेगी? उसको उनको हेल्प करती है कि आप प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक, क्योंकि भाई देखो जरूरी थोड़ी है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो उनको साइंटिफिक स्पेस साइंस से संबंधित सारा नॉलेज हो। कुछ हद तक लेमैन लैंग्वेज में ऐसा बोला जाए, कुछ हद तक चीजें उन्हें पता है, परंतु बहुत गूढ़ बात जो होगी वो तो उनको पता नहीं होगी। उनको समझाने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए जो स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनकी वहां पर जरूरत होती है। उनके ही जरिए क्या बनाई जाती है? स्पेस कमीशन। इसके साथ साथ इसी स्पेस कमीशन में ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट से संबंधित जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी वहां बैठते हैं। मतलब इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह भी बैठेंगे कि ऐसा तो नहीं होगा कि आपके इस वाली पॉलिसी से एनवायरनमेंट को दिक्कत होने लग जाए, है ना। जियोलॉजी एक्स के एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं इसमें। मेरी बात समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? ठीक। और पब्लिक जो सर्वेंट्स, ये आपके जो सेवा प्रदाता है, या यूं कहें कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो भी वहां पर उसमें मौजूद होते हैं। ठीक, कि ऐसा ना हो कि इस पर्टिकुलर समाज के इस वर्ग को क्या हो जाए, नुकसान पहुंचे। तो इसलिए क्या किया जाता है, इस कमीशन में कई सारे लोग होते हैं। इस कमीशन का भी एक चेयरपर्सन होता है, मगर मेजर जो सबसे ऊपर अहम होता है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। समझ गए मेरी बात? इसके ठीक अंदर, स्पेस कमीशन के अंडर एक क्या एस्टेब्लिश किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस स्टैब्लिश किया गया। इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ही सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं वो सब किसके अंतर्गत काम करती हैं? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो अल्टीमेटली जो पॉलिसी मेकिंग का काम है वो कौन कर रहा? कमीशन। डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? कमीशन, है ना। और वहीं पर उसके एग्जीक्यूशन का काम किसका है? इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का एक काम और भी है, टू असिस्ट ड्यूरिंग पॉलिसी मेकिंग। बात समझ में आ रही? जब भी पॉलिसी मेकिंग होगी उस वक्त यदि इनके किसी भी एक्सपर्ट या इनके किसी भी सेंटर की आवश्यकता उनको लगती है तो ऐसे समय पर वो क्या करेंगे? इनको बुला सकते हैं। मेरी बात समझ पाए? हाँ या ना? तो पहला एग्जीक्यूशन और दूसरा असिस्टेंस ड्यूरिंग पॉलिसी मेकिंग।
ठीक, ये दोनों ही काम कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ये जितने भी तुमको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब के सब इंडिपेंडेंट है, इनके ऊपर कोई अलग से हस्ताक्षेप डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का भी नहीं है। ये कैसे होते हैं? ये ऑटोनॉमस है। क्या बोलते हैं अपन? ऑटोनॉमस। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत चलने वाले ये जो आपको 5 अलग अलग हिस्से दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ऑटोनॉमस बॉडीज। हाँ या ना? अब वहीं यदि मैं तुमसे बात करता हूं किसकी? एंट्रिक्स और NSIL की। किसकी? एंट्रिक्स और NSIL। ये कहलाती है कमर्शियल विंग ऑफ इसरो। इनको कमर्शियल विंग ऑफ इसरो के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? कमर्शियल विंग ऑफ इसरो। किसको बोलते हैं? एंट्रिक्स और NSIL। यदि मान के चलो दोनों ही तुमको ऑप्शंस में दे दें, अब दोनों में से कोई एक चूज करना होगा तो हमेशा एंट्रिक्स लगाओगे। क्या लगाओगे? एंट्रिक्स। वैसे तो दोनों हैं, दोनों ही कमर्शियल पर्पसेस में यूज होते हैं, परंतु दोनों ही तुमको अलग अलग ऑप्शंस में देखने को मिल जाए तो योर आंसर विल बी एंट्रिक्स। समझ गए मेरी बात? हाँ या ना? अब देखो क्या होता है, जो बड़े डील होती हैं, जो पहले एक समय से पहले ये जो था अकेला एंट्रिक्स ही काम करता था, परंतु बाद में समझ में आया कि इसके ऊपर ओवरबर्डन हो रहा है। अच्छा, एंट्रिक्स को बनाया क्यों गया? भाई अब कभी किसी दूसरे देश को अपनी सैटेलाइट भी लॉन्च करवानी है, उसने सैटेलाइट तो बना ली परंतु उसके पास लॉन्चिंग पैड नहीं, लॉन्चिंग व्हीकल्स नहीं है। ऐसे समय पर वो उसने क्या किया? उसने बोला भैया ये हमारी सैटेलाइट भी अपने पेलोड के साथ लेते जाना। हमने बोला ठीक है, मगर वो अब बार बार इसरो को क्या करते थे? पोक। तो ऐसे समय पर इसरो ने क्या बना दिए? एक अलग कमर्शियल विंग बनाई। तो तब आया कौन? एंट्रिक्स। फिर उसके बाद जब एंट्रिक्स के ऊपर भी ओवरबर्डन हो गया, मतलब इंटरनेशन भी और इंट्रानेशन भी है, देश के अंदर भी स्टूडेंट सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करनी है। भाई अलग अलग IITs हैं, IISCRs वगैरह हैं, यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी अपनी सैटेलाइट्स बना रहे हैं, उनको भी लेके जाओ। इसके अलावा जो और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी सैटेलाइट तो उन्होंने बना ली, परंतु उनको क्या करना है? भेज करके टेस्ट करना है या अपने किसी पर्पस के लिए उनको यूटिलाइज करना है। ऐसे समय पर वो भी क्या करते हैं? कई बार इसरो को अप्रोच करते थे। तो ऐसे समय पर उन्होंने क्या बना दी? अलग अलग 2 हिस्से बना दिए। एंट्रिक्स डील करता बड़े मुद्दों पर। एंट्रिक्स किस पर डील करता है? बड़े मुद्दों पर। जब बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल वाली बात आ जाए, जब बिल्कुल ऐसी या इंट्रानेशन में भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो, बहुत बड़ी वाली बात हो, है ना, तो ऐसे समय पर कौन डील करता है? एंट्रिक्स डील करता है। परंतु यदि वो छोटे मुद्दे होते हैं, छोटे मोटे सस्ते मुद्दे वाले काम हैं, टेंडर वगैरह जैसी चीजें, या फिर कहीं से कोई टेक्नोलॉजी को मंगाना, किसी को डील करना, शेयर करना, ऐसे कोई डिसीजन मेकिंग, कमर्शियल वाली डिसीजन मेकिंग यदि करनी होती तो NSIL भी अब करता है। मेरी बात समझ में आई? तो छोटे मुद्दे कौन डील करता? NSIL। और बहुत बड़े बड़े मुद्दे एंट्रिक्स आज भी डील कर रहा होता है। बात समझ में आई? तो बर्डन को क्या किया गया है? पावर को थोड़ी सा क्या किया गया? डिवाइड किया गया। समझ में आई मेरी बात? इसके बाद कहानी शुरू होती है किसकी? इसरो की। हाँ या ना? जो हमारे लिए काम का बच्चों, मैं सिर्फ उतना ही तुमको वहां तक ले जाऊंगा, है ना, ज्यादा मेरे को एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल तुमको साइंटिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है मेरे को, है ना। चलो, इसके बाद कहानी आती है इसरो काउंसिल। अब इसरो के पास तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से क्या आ गया? डायरेक्शन कि ये पर्टिकुलर पॉलिसी को तुमको एग्जीक्यूट करना है। बात समझ में आना? जब इसके लायक काम होगा तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसके पास भेज देगा। ये तो जंक्शन की तरह, हब की तरह। अरे हाँ या ना? ये कहां भेज देगा? इसको या इनको भेजेगा। बात समझ में आई? परंतु जब भी इसरो के पास कोई डायरेक्शन आता है कि अब तुमको ये काम करना है, तो ऐसे समय पर उस काम को कैसे एग्जीक्यूट करना होगा? पैरेलली काम करेगी, ग्रिड फंक्शन में काम करेंगे, या फिर सीधे सीधे हम एक ही पर्टिकुलर कमेटी बना करके या एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को यूटिलाइज करेंगे? कहां पर एग्जीक्यूट करेंगे? किस सेंटर पर एग्जीक्यूशन होगा? बात समझ में आ रही? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को भी हमको क्या रखना होता है? ध्यान में। इंटरनल सिक्योरिटी को भी क्या रखना है? ध्यान में। मेरी बात समझ में आ रही? इसके साथ साथ पब्लिक मनी को भी क्या करना है? प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। ऐसा थोड़ी ना कि पब्लिक मनी है तो बस
समझ में आई बात? तो ऐसे समय पर हमको क्या करना होता है, इसरो की काउंसिल बनती। काउंसिल में अलग अलग ये जो तुम्हारे डिपार्टमेंट्स हैं इन सभी के एक्सपर्ट्स, इसके साथ साथ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, उसमें एक डिसीजन मेकिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन का प्लान बनाते हैं कि कैसे एग्जीक्यूशन होगा, और फिर उसके बाद कामों को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। समझ गए मेरी बात? ये जितने भी तुमको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, VSSC, LPSC, ये सब जितने भी अलग अलग तुमको दिखाई दे रहे हैं, सबके यहां पर क्या लिखे हुए हैं, फुल फॉर्म्स लिखे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है LPSC का फुल फॉर्म क्या है, तो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। तो जो विकास इंजन बना था, याद है तुमको? अरे विकास इंजन सुना है तुमने? PSLV में लॉन्च, PSLV में पहली बार लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम, लिक्विड प्रोपल्शन क्या कहलाता, जिसमें लिक्विड फ्यूल्स का इस्तेमाल किया गया हो। ठीक, तो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम कहां पर डिजाइन होता, मैन्युफैक्चर होता, या फिर उसकी टेस्टिंग होती, तो LPSC में होती है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में होती है ना। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, अब ये स्पेस सेंटर है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। समझ गए मेरी बात? हाँ या ना? तो वैसे ही क्या है, ये सब अलग अलग तुमको क्या देखने मिलते हैं, ये एब्रीविएशंस लिखे हुए और नीचे उनके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। बात समझ में आई? तो ये था कंप्लीट क्या, इसरो का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। पूरी कहानी समझ में आई? एपेक्स बॉडी कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसके बाद कमीशन, स्पेस कमीशन, फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ, ऑटोनोमस बॉडीज, इसरो, और तीसरा कमर्शियल विंग्स, है ना। तो कमर्शियल विंग्स में 2 आ गई, कौन कौन सी? ऑटोनोमस की तरफ हमें बढ़ना नहीं है। इसरो की बात करते हैं, तो इसरो के ठीक नीचे कौन? काउंसिल। कौन सी काउंसिल? इसरो काउंसिल। और फिर इसरो काउंसिल के अंदर ये अलग अलग मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, सेंटर्स हैं। कहानी समझ में आई? ठीक है, तो अब इसको यदि तुम बना सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ये छोटा होगा क्या? नहीं होगा। इसमें तो आधा ही है। चलो थोड़ा बहुत तो बनाओ, कुछ कुछ चीजें बनाना शुरू करो, ज्यादा देर नहीं लगेगी, ऐसा दिखने में बड़ा लग रहा है कुछ भी नहीं। फटाफट करो। नीचे के भले मत लिखना, बस यहाँ के लिख लो, है ना। क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए बस तुमको। ऊपर बढ़ाओ। चलो आगे बढ़ो। चलो कर लो फटाफट लिख लो। फिर कुछ मैं तुम्हें पॉइंट्स बताऊंगा, एक टाइमलाइन बना लेंगे कि कैसे इंडिया में इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, वहाँ से सवाल आते हैं क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
डन। चलो अब कुछ कुछ लिखना शुरू करो फटाफट, या लिखो एवोल्यूशन, हेडिंग डालो, सेंटर हेडिंग डालो, एवोल्यूशन ऑफ इसरो या स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया, फटाफट लिखना शुरू करेंगे। पॉइंटर्स अपन लिखेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसको आपको क्या करना है, स्टार मार्क कर लेना है। फादर ऑफ, फटाफट लिखना शुरू करो, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज नोन एज, किनको कहा जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इंडियन स्पेस प्रोग्राम, डॉक्टर विक्रम साराभाई। लिखना शुरू करो, अगली लाइन से लिखो। 1962 इन कॉस्पर, 1962 इन कॉस्पर, क्या नाम है, इन कॉस्पर इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च was established under leadership of डॉक्टर साराभाई एंड डॉक्टर रामनाथन, डॉक्टर विक्रम साराभाई established under the leadership of डॉक्टर विक्रम साराभाई एंड डॉक्टर रामनाथन। कब आया, 1962 में, ठीक। लाइन चेंज करो, लिखो इन कॉस्पर स्टैब्लिश्ड थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, थुम्बा THUMBA, थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग सेंटर, लॉन्चिंग स्टेशन, सेंटर नहीं सॉरी, लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS कहलाता है, TERLS। रॉकेट लॉन्च सिस्टम है ये, है ना, थुम्बा, ठीक है। और हर एक लाइन के बाद एक एक दो दो लाइन जरूर छोड़ना, क्योंकि बीच में हो सकता है कि हमें इसमें कुछ कुछ चीजें डालनी पड़े, तो हर एक के बाद दो दो लाइन की स्पेस जरूर छोड़ते चलना, ठीक है। चलो अगला लिखे, इन ईयर 1963 21st November 1963 the first sounding rocket by TERLS the first rocket निक अपाचे, नाम क्या था, निक, NIKE, निक अपाचे। पहली बार लॉन्च किया गया। ये निक अपाचे जो था वो किसकी मदद से बनाया गया था, अरे TERL ने तो इसको लॉन्च किया था, ठीक है, परंतु ये US की मदद से बनाया गया था।
और जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली रॉकेट था, इंडिजीनियसली डेवलप, इंडिजीनियसली मतलब स्वदेशी तकनीक से जो बना था, दैट वाज RH-75। लिखो, अगली लाइन में लिखना RH-75, RH-75 was the India's first indigenously designed sound rocket. कौन सा? RH-75 इंडिजीनियसली डिजाइन था और 1967 में लॉन्च हुआ। ये 21 तारीख को था और ये 20 नवंबर को था। ठीक, 20th of November 1967। याद रहेगी बात। फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन साउंडिंग रॉकेट 19 नहीं, इंडिजीनियसली बोल रहा हूँ। हाँ, और पहला रॉकेट किसकी मदद से बनाया? कब भेजा? 63 में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 1969, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करना। 1969 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO was established। तो अब इन कॉस्पर की जगह किसने ले ली थी? ISRO ने। कब आया ये? 1969 में। और कुछ हुआ था? और हुआ था। इंटरनेट से संबंधित कुछ बात याद है? एयरपानेट आया था भैया, याद आया? प्रीडिसेसर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के पूर्वज नाम क्या है? एयरपानेट, याद आया? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? जादूगर आनंद थोड़ी हूं, वही हूं, इसी गोले का। ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? दूसरे ग्रह की बात कर रहा हूं क्या? पढ़ाया है मैंने। इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारी गलती है। देखो इधर, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये कहां की थी? ले है ही एक है ना, यूएस की एक एजेंसी थी। जैसे हमारे यहाँ DRDO है, वैसे ही वहां पर कौन सी थी? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उसका नेटवर्क पहली बार तैयार किया गया था कब? 1969। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रीडिसेसर ऑफ इंटरनेट। याद रखना भैया, तुम लोग बर्बाद कर दोगे सब। 1969 में स्टैब्लिश हुआ था, है ना। ऐसे ईयर याद रखने के लिए रिलेट किया जाता है ना। आजादी के साल क्या क्या काम हुआ था? 1947 है, लो पाकिस्तान ले, देवी जी वाह, साइंस की बात कर रहे हैं बेटा अपन। ENIAC आया था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1947, ENIAC। पहला ट्रांजिस्टर आया था 1947 में। ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाएंगे। जैसे तुम बोलते हो ना कि गुरुजी कैसे याद रखें, इतनी डेट्स हैं कैसे याद रहेंगी? ऐसे याद रहेंगी। एक ईयर पकड़ो, उससे संबंधित जो भी तुम्हारे अभी तक में डेटा तुम्हारे पास आ चुका है ना, चाहे वो हिस्ट्री से संबंधित हो, अलग अलग साइंटिस्ट से संबंधित हो। मेजरली तुमको किस में देखने मिलेगा? साइंस में और हिस्ट्री में। मेजरली तो यही है, बाकी कहाँ है? इकोनॉमिक्स वगैरह में कुछ एक दो थ्योरीज वगैरह होंगी तो होंगी। ठीक है, तो आपको आराम से क्या हो जाएगा, वो सन याद हो जाएंगे, है ना। और हार्डली तो तुमको ये वाले याद रखने होते हैं यार, 90s के बाद वाले।
समझ रहे हो? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं ही अपने आप को ऑल इज वेल बोल बोल के चल रहा हूँ, बेवकूफ़ बना रहा हूँ अपने दिल को। पढ़ो रे, ऐसे काम नहीं होएगा, है ना? चलो लिखो 1972, अगला लिखो 1972। लिखे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड स्पेस कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड स्पेस कमीशन एंड established Department of Space and bought ISRO under Department of Space। तो ये 3 काम हुए, क्या क्या हुआ? स्पेस कमीशन बनी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना, और इसरो को किसके अंदर घसीट दिया गया? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो ये 3 काम हुए, गॉट अंडर या बॉट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, DOS भी बोलते हैं, है ना? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म बताओ, तो तुम लिख के आते हो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। नहीं होता, क्योंकि यहां पर ओ छोटा है, ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है ये। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। चलो, इसके ऊपर कौन बैठा है? स्पेस कमीशन, और उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर। शाबाश। चलो, नेक्स्ट लिखें, इंडियाज फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट। नहीं, इसी में आगे लिखते जाना भैया। इंडियाज फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट कंप्लीटली फैब्रिकेटेड इन इंडिया, पूरी तरह कहां निर्मित था? इंडिया में। was launched with the help of Soviet Union was आर्यभट्ट। कब आया? 1975 में लॉन्च हुआ। लिख लो, जगह का भी नाम लिख लो, कपुस्तिन यार जगह का नाम है, सोवियत यूनियन। हाँ, KAPUSTIN, कपुस्तिन यार, YAR, कपुस्तिन यार, ये जगह का नाम है। KAPUSTIN, कपुस्तिन यार। जैसे तुम्हारे यहाँ होता है बलरामपुर, रामपुर, वैसे ही वाला ये यार लगा है ना? कपुस्तिन यार। रॉकेट का नाम कौन सा था? कॉस्मोस 3M रॉकेट। नाम क्या था? कॉस्मोस 3M। KOS से होगा, KOSMOS 3M। अगला लिखो 1980। असल में इससे पहले भी हमने लॉन्च करने की कोशिश करी, अपने लॉन्च व्हीकल्स बनाने की कोशिश करी, SLV, SLV2, बट वो सक्सेसफुल नहीं रह पाए, है ना? उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। परंतु पूरी तरह सक्सेसफुल फ्लाइट के साथ साथ एक सैटेलाइट को पार्क, अपनी डेजिग्नेटेड ऑर्बिट में पार्क करने का काम SLV3 ने किया। कब किया? 1980 में किया। ठीक, SLV3 ने कब हुआ? 1980। और कौन सी सैटेलाइट थी? रोहिणी सैटेलाइट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट पार्क्ड बाय इंडिजिनियसली डिजाइंड लॉन्च व्हीकल। इंडिजिनियसली डिजाइंड लॉन्च व्हीकल जो था, कौन सा बोला मैंने? SLV3।
इसके द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट कौन सी थी? रोहिणी सैटेलाइट थी। ठीक, याद रखना। ठीक, रोहिणी सैटेलाइट थी, वो सब क्या हो गई थी? इट वॉज फेल्ड प्लान, है ना। तो ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट हो गए थे। 1979 में भी हमने फ्लाइट लेने की कोशिश करी, लॉन्च किया, बट इट वॉज अ फेल मिशन। ठीक है, तो सक्सेसफुल मिशन कब हुआ? 1980s में। कौन गया लेकर के? SLV-3 गया। क्या लेके गया? रोहिणी सैटेलाइट। तो ध्यान रखना, अब तुमसे सवाल पूछा जाए फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड साउंडिंग रॉकेट, तो कौन सा था? कब आया? RH-75, है ना। ठीक, वहीं यदि मैं तुमसे पूछता हूं इंडिजिनियसली डिजाइंड सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट रोहिणी कि आर्यभट्ट? आर्यभट्ट। किसके द्वारा भेजी गई? USSR के मदद से भेजी गई। कौन सा ये था रॉकेट? कॉस्मोस 3M। कब लॉन्च किया गया? 1975 में। और वहीं ये 75। ठीक, और फिर यदि मैं तुमसे बात करता हूं 1980 में क्या हुआ था? रोहिणी सैटेलाइट। किससे? इंडिजिनियसली डेवलप्ड SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कौन सा था? SLV-3। समझ गए मेरी बात? ठीक, तो ये रोहिणी सैटेलाइट पहली बार हमारे द्वारा लॉन्च की गई थी। इट वॉज एन अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। ये कैसी थी? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट थी रोहिणी। ठीक, नेक्स्ट लिखो 19। अच्छा, एक मिनट, उसके इन 1980s में ही क्या हुआ? भास्कर 1, भास्कर 2 लॉन्च हुए, एप्पल लॉन्च हुआ। ये सब एक क्रोनोलॉजी है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। एक पूरी लंबी सी लिस्ट है, इसरो की वेबसाइट पे जाना, अभी तक के जितने भी लॉन्च हुए वो सब उसमें मिल जाएगा। ठीक, 1980s में ये बड़े काम हुए। इसके बाद जो एक अहम काम था वो क्या था? वो लिखो 1984। अगला लिखो 1984, इंडो सोवियत मैन्ड मिशन। 1984 कौन गया था इसमें? मैन्ड मिशन था। हाँ, है ना। इंदिरा गांधी जी से बात की थी इन्होंने सीधे, है ना। इंदिरा गांधी जी ने क्या सवाल किया था? भारत कैसा दिखता? तो जवाब क्या था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, कौन गया था? राकेश शर्मा। क्या ये एस्ट्रोनॉट थे? एस्ट्रोनॉट नहीं थे ये, है ना। ये एयरफोर्स ऑफिसर थे। एयरफोर्स के क्या थे? ऑफिसर। एविएशंस किए थे इन्होंने, एयरफोर्स में एविएशन किए थे, बट ये कोई एस्ट्रोनॉट नहीं थे, है ना। फिर भी इनको चयनित किया गया, चूज किया गया। मोस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन, ज्यादा से ज्यादा सीख पाने की क्षमता इसी व्यक्ति में पाई गई। ठीक, जो कि उससे कहीं ना कहीं संबंधित था, एविएशंस वगैरह को झेलने में, उस समय के प्रेशर को झेलने में, इन सब चीज़ों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, एक्सपीरियंस होल्डर था, डिसीजन मेकिंग अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकता था। तो इसलिए इनका चयन हुआ और ये कहाँ पहुँचे? ट्रेनिंग लेने के बाद फिर इनको कहाँ भेजा गया? स्पेस में भेजा गया था। ठीक है, मून पे नहीं भेजा गया भैया, कहाँ भेजा गया? स्पेस में। ये छोटे बच्चों जैसे ये बोली। ठीक है, ठीक है, तुमको डांट थोड़ी रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। हाँ, इसीलिए तुम प्रूव कर रही हो। टोटल कितने थे भैया? 3 मेंबर थे, है ना। टोटल कितने थे?
3 मेंबर्स थे, उसमें से एक इंडियन। उसके बाद धड़ाधड़ हमने क्या करना शुरू किया, लॉन्च व्हीकल्स बनाए, डेवलप करना शुरू किए, PSLV, GSLV, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, है ना। अब तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स की तरफ हम बढ़ चुके हैं। इंटर सेलेस्टियल मिशंस भी अपन ने कर लिए, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, है ना, चंद्रयान 3। अब तो हम शुक्र मिशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो आदित्य L1 है ना, उसकी हम ये किए, मॉम जैसे मिशंस हमने किए, है ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन जैसे हमने मिशंस जो हैं कर लिए। तो कुल मिला करके हाँ, मिशन मंगल, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च हमने करी अलग अलग तरह की। और अब हमारे पास अपना खुद का एक नेविगेशन सिस्टम तक है जिसको हमने नाविक का नाम दिया है। ठीक है, समझ गए? तो इतनी सारी चीज़ें तुम्हें कहानी समझ में आई? ये जो आज हमने पढ़ा ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो तुमसे पूछे जाते हैं। कल ऐसी उम्मीद है कि आप सभी को ये याद हो जाएंगे। ठीक, इसके अलावा मैं कुछ तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, उनके बारे में सिर्फ तुम्हें एक बार पढ़ करके आना है। और तुम पढ़ करके आओगे तो मुझे दिख जाएगा कि हाँ तुम पढ़ के आए हो। ठीक, IRNSS, इसी को हमने नाम दे दिया है नाविक। पहले नाम क्या था? IRNSS। ठीक, इसके साथ साथ अगला लिखो GSET, कार्टोसेट, GSET, कार्टोसेट, कार्टो CARTO, कार्टोसेट, GSET, कार्टोसेट। आदित्य L1 मिशन, मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन, और एक और क्या बच गया, ये चंद्रयान 1, 2 और 3। ये हमें पढ़ना है। यदि ये पढ़ लिया मतलब मामला सेटल। ठीक, अभी एक सेक्शन हमसे स्किप हो गया है, वो है लॉन्च व्हीकल्स और इंजन्स, है ना, जिसमें प्रोपेलेंट वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो कल की क्लास उसको डेडिकेट हो जाएगी और इसके बाद 5वीं क्लास जो होगी वो हमारी ये पढ़ते हुए, करंट अफेयर्स पढ़ते हुए हम ख़त्म कर देंगे और स्पेस टेक्नोलॉजी हमारा ख़त्म। डन। स्पेस टेक के बाद क्या शुरू करें? ICT बोलो, या बायोटेक? ICT, ठीक है, ICT शुरू करेंगे, स्पीड मेंटेन करेंगे, ICT ख़त्म, और फिर उसके बाद अपन कहाँ चलेंगे? बायोटेक की तरफ। तो टेक्नोलॉजी वाला ये पूरा पोर्शन को पहले ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद हम अगले हिस्से की तरफ चलेंगे। तुम लोगों को एनर्जी वगैरह पढ़ ली है क्या? तुमने पढ़ा हुआ है एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज वगैरह, ये सब है ना तुम्हारे सिलेबस में? अरे बोलते नहीं हो यार तुम लोग। एग्ज़ाम किसको किसको देना है? ठीक है, कल आप प्रॉपर 7th और 9th यूनिट पढ़ के आओगे, है ना। उसमें से मुझे बताओगे कि कौन कौन सा एनवायरनमेंट वाला सेक्शन तुम्हारा हो गया है। ठीक है, अरे हुआ ना एनवायरनमेंट वाला पोर्शन? अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं। तो जो आपका ये सेक्शन है ना, टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन, उस तो अभी सिर्फ टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पेस टेक, बायोटेक और ICT। इसके अलावा यदि कोई टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है जो तुम्हें मुझसे पढ़ना है वो मुझे बता देना, ठीक है, वो मैं पढ़ा दूंगा। 2 दिन में हमारा स्पेस टेक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ICT में नहीं आएगा, कंप्यूटर अलग पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर अलग पढ़ना पड़ेगा बच्चे। वो अपन ने पढ़ा तो था शायद 4th यूनिट मेंस की, नहीं पढ़ी थी? कोई बात नहीं, चलो ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।